अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सकलैन खान और मैं आपके लिए डेली बेस पे रोज़ बीती की सबंदर स्टोरीज़ लेके आपकी खिदमत में आता हूँ। जैसे कि कहना के एक इलाका नबी बख्श में आने वाला एक वाक़या, जो कि नबी बख्श गाँव में एक वीराना है, वीराने में एक कुआँ है। कुएँ के पास से एक दिन कोई शख्स गुज़र रहा होता है, तो वो देखता है कि कुएँ में किसी औरत की लाश है। जैसे ही उस लाश को देखता है, तो वो 15 पे कॉल चलाता है। जैसे ही 15 पे कॉल उनको मौसूल होती है, तो वो एरिया कन्फर्म करते हैं नबी बख्श। जब वो नबी बख्श गाँव का एरिया कन्फर्म करते हैं, तो ये नबी बख्श गाँव जो कि कायना की हदूद में आता है, कायना पुलिस स्टेशन की हदूद में। जैसे ही कायना पुलिस स्टेशन की हदूद में तकरीबन 12 गाँव आते हैं, जिनमें एक ये नबी बख्श गाँव भी है। तो जैसे ही पुलिस को कॉल भी मौसूल होती है पुलिस स्टेशन वालों को, तो वो फिर वहाँ से नबी बख्श गाँव में जाते हैं। जाके वहाँ पे देखते हैं कि वाक़ई ही एक लाश कुएँ में पड़ी हुई है। तो वो इलाका मकीनों की मदद से और अपनी मदद से उस लाश को कुएँ से निकालते हैं। निकालने के बाद वो लाश को जब देखते हैं कि लाश की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होती है, लाइक के जिस्म फूल गया होता है, चेहरा पहचानने के काबिल नहीं होता। तो इसी तरह लाश के पास सिर्फ़ एक कड़ा उसके हाथ में और एक चाबियों का गुच्छा जो कि उनको मिलता है। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा टारगेट था कि लाश की कोई भी निशानदेही नहीं थी कि इसको किस तरह पहचाना जाए। तो वो लाश की तस्वीरें लेते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसी तरह वो एक करे की मदद से और औरत की थोड़ी बहुत जो कि थोड़ी बहुत पहचान थी, वो तो भूल चुकी थी, पहचान तो कहीं भी नहीं थी। बस उसी वजह से वो पिक्चर्स की बेस पे करीबी गाँव में जाते हैं और पता करते हैं कि ये लाश किसकी है। इसी तरह वर्किंग डेली पे जारी होती है। ये पुलिस की मुद्दत में एफआईआर की जाती है, एप्लीकेशन ली जाती है और पुलिस की मुद्दत में केस चलता है। इसी तरह पुलिस डेली बेस पे काम करते-करते एक दिन एक गाँव में पहुँचती है जिसका नाम पुसराम है। पुसराम गाँव में जैसे ही पुलिस जाती है, तो वहाँ पे एक दुकानदार को पिक्चर दिखाती है और बताती है कि ये इस तरह की कोई ख़तून इस गाँव से लापता हो, जिसके बारे में आपको कुछ इल्म हो। तो एक दुकानदार बताता है कि ये कड़ा जो हाथ में है। तो इसी तरह कुछ केसेज़ होते हैं जो कि छोटे-छोटे क्लू से केस का एंड हो जाता है। इसी तरह जैसे वो कड़े की बेस पे वो बताता है कि हाँ, ऐसी कोई औरत मेरे पास आती थी, वो भी 1 डेढ़ माह से मेरे पास नहीं आई। पुलिस कहती है चल भी फिर, चलो साथ। पुलिस उसको साथ ले जाती है। साथ लेके जाके पुलिस उससे पूछती है कौन-सा घर है? तो वो कन्फर्म करता है कि जी ये वाला घर है। जैसे ही पुलिस उस घर को देखती है, घर को देखने के बाद पुलिस देखती है कि ताला लगा हुआ है। तो वो चाबियों का गुच्छा पुलिस के पास जो उसे रिसीव होता है, मौसूल होता है। वो चाबियों के गुच्छे से वो चाबियाँ लगाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह करते-करते एक चाबी जो कि उस ताले को लग जाती है। जैसे ही उस ताले को चाबी लगती है, तो पुलिस का 90% केस वहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये फलाँ-फलाँ इस वक़्त उनकी डेड बॉडी है। और वो साथ वाले मोहल्लेदारों से पूछा जाता है कि ये जो औरत की बॉडी हमें मिली है, ये कौन है? इसके बारे में कोई कुछ बताएगा? तो लोग बताते हैं कि जी ये तो यहाँ पे किराए के घर में रह रही है, तो ये इसका घर है, ये अकेली यहाँ पे रहती थी, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। इसकी एक फलाँ-फलाँ दोस्त है, उसको इसके बारे में काफ़ी पता होगा, आप उसके पास जाएँ। तो इसी तरह मोहल्लेदार की मदद से उसकी दोस्त के घर पहुँचते हैं। तो उसकी दोस्त को जब बुलाते हैं, तो दोस्त से पूछा जाता है कि ये जो डेड बॉडी है, ये हमें मिली है, ये लड़की कौन है? इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? लड़की कहती है, "जी, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। इसका नाम सुरैया है और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इसको कुछ 6-7 साल पहले एक यासिर नामी लड़के के साथ प्यार हो गया था, जबकि मज़हब चेंज होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। शादी ना होने की वजह से इन दोनों ने भाग के शादी कर ली थी। जैसे ही इन्होंने भाग के शादी की है, तो इनके घरवालों ने, मुसलमान लड़के के घरवालों ने भी और लड़की के घरवालों दोनों ने इनके घरवालों के साथ कतई ताल्लुक ख़त्म कर दिया। हमारा आपके साथ ताल्लुक नहीं है आपसे। जैसे कि वो शुरू-शुरू में यंग एज का प्यार था, तो वो भाग के चले गए, उन्होंने शादी कर ली थी। 6 साल इनका रिश्ता है आपस में, 6 साल ये आपस में अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते रहे हैं। औलाद ना होने की वजह से यासिर ने सुरैया को डिवोर्स दे दी। लाइक उसका नाम सुरैया क्रिश्चियन कम्युनिटी में था। जैसे ही वो मुसलमान हो गया, तो उसका नाम सोनिया रख दिया गया था। तो उसका जो नया नेम था वो सोनिया था। अब 6 साल उनकी शादी रहती है। 6 साल के बाद वो लड़का उसको डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स के बाद जब वो लड़की डिवोर्स याफ्ता होती है, तो वो अपने घर का रुख करती है वापस। तो घर का जब रुख करती है, तो उतनी देर में उसके माँ-बाप की भी डेथ हो चुकी होती है, इंतकाल कर गए होते हैं। क्या एक बड़ा भाई होता है मंशा, मंशे से जब मंशे के घर जब जाते हैं, तो मंशा भी इंतकाल कर चुका होता है उसी टाइम में। तो उसके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम शहज़ाद है और एक का नाम आसिफ है। वो शहज़ाद और आसिफ के पास जाती है, जाके उन्हें बोलती है, वो जाके अपने तीजों को बोलती है कि जी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, ये मेरे बाप का घर था, तो वो मेरा भाई था, तो जितना मेरे भाई का हिस्सा उतना मेरा भी है। ऐसा करो कि इस घर में मुझे मेरा हिस्सा दे दो, आप अपना हिस्सा लो, मुझे मेरा हिस्सा दो। एक ही भाई हमारा घर है और 10 मरले का प्लॉट है। इतना करो कि आओ, आप हमें ये मेरा हिस्सा मुझे इसमें से दे दो। तो भाई बोलते हैं जी, भतीजे बोलते हैं कि हम आपका हिस्सा क्यों दें? ये तो हमारा है, हमारे दादा ने, हमारे अब्बा ने हमें दे दिया है। आपका यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं बनता, हमने आपको कोई हिस्सा नहीं देना। तो लड़की कहती है जी, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए और मैंने लेना है, मैं अदालत जाऊँगी।
क्योंकि मेरा भी घर उतना ही है जितना मेरे भाई का है, तो मेरे अब्बा की जायदाद है, मुझे हिस्सा चाहिए। लड़के जो वो दोनों भतीजे देखते हैं कि जी ये तो अब कहाँ से 6-7 साल बाद आ गई है हिस्सा माँगने। हमें तो बना-बनाया सब कुछ मिल गया था। बड़ा खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अदालत जाएगी तो उसको किसका हिस्सा मिल जाएगा, हक मिल जाएगा। और ये तो हम दोनों भाइयों का था, भाई घर भी और ये जो प्लॉट था ये हमारे दोनों भाइयों का है, तो हमने इसमें कोई हिस्सा नहीं करना, हमने नहीं देना। तो क्यों ना हम इसको हटा दें। ये सारा कुछ तफ्सीस के दौरान दोनों भाई बताते हैं कि क्यों ना हम ये सब कुछ हटा दें। जैसे ही वो उनकी सहेली जब बताती है ना कि इनके 2 भतीजे हैं, वो 2 भतीजे हैं जो उसके भाई के बेटे हैं, तो वो साथ आगे तीसरी गली में रहते हैं। तो वो उनका जो भाई घर है, जैसे वो भाई घर पहुँचते हैं, तो भाई घर जाके देखते हैं कि आगे उस घर को भी ताला लगा हुआ है। तो पुलिस के लिए फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है काम कि अब उनको भी ढूँढना है। तो इसी तरह पुलिस को पता चलता है, तफ्तीश थोड़ी मुश्किल होने के साथ-साथ पुलिस को पता चलता है कि वो दोनों भाई सब्ज़ादार किसी रेंट के घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे ही ईद पे पुलिस सब्ज़ादार घर में रेड करती है, तो आसिफ तो सब्ज़ादार वाले घर से पकड़ा जाता है। तो जब आसिफ से पूछा जाता है कि जी शहज़ाद था किधर? तो वो बताता है कि शहज़ाद अपने ससुराल ठोकर में गया है। उसी वक़्त पुलिस रेड करती है, शहज़ाद को उसके ससुराल से गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। जैसे ही पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, तो इंकशाफ करते हैं कि जी हाँ, हमने मारा है, अपनी पुप्पो को हमने ही मारा है। हमने इसलिए मारा कि जी ये हमें धमकियाँ दे रही थी, धमका रही थी कि मैं तो अदालत जाऊँगी और आपके खिलाफ केस करूँगी और अपना हिस्सा, अपना हक लूँगी आपसे। तो हम आकिज़ का नहीं देंगे, हम क्यों देंगे आकिज़ का? हमारी तरफ से तो ये मर गई थी, हमने तो उनसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। मेरे अब्बा ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, हमारे सारे ख़ानदान ने इसके साथ ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया है। ये तो मुसलमान के साथ भाग गई थी। ये अब 6 साल बाद डिवोर्स लेके वापिस आ रही है। तो हम क्यों इसको इसका हिस्सा देंगे, हम क्यों दें? ये तो हमारी जायदाद। हम डर गए कि ये तो अदालतों में जाएगी, केस करेगी तो इसको इसका हक मिल जाएगा, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। हम क्या करेंगे? तो हम दोनों भाइयों ने प्लान किया कि इसको हम कत्ल कर देते हैं। इसको जैसे ही हमने कत्ल करने का प्लान किया है, भाई मेरे ने और हमने एक-दूसरे के साथ प्लान किया, मशवरा किया कि हम इसको मार देते हैं। हम इसके घर गए हैं, हमने इसके मुँह पे तराना रखा है और हमने गोली मारी और मार दिया। जैसे हमने गोली मारी हमें लगा कि अब तो हम पकड़े जाएँगे, अब इसका क्या करें? तो हम डर गए, हमने इसको फिर एक बोरी में बंद किया, रिक्शे का इंतज़ाम किया और इसको जाके एक नबी बख्श गाँव है, वहाँ पे वीराना है, वीराने में कुएँ में फेंक दिया। जैसे ही हमने कुएँ में फेंका है, तो फेंकने के बाद हम घर आए हैं। घर आके हमने देखा है ये सब ठीक है, किसी को हमने खबर नहीं होने दी। पर ना होते ही हम आहिस्ता-आहिस्ता कुछ दिन गुज़रते-गुज़रते सुकून से सोने लग गए, हमारी रूटीन मामूल की तरह होगी। तो 20 दिन बाद हमें फिर दोबारा ख़्याल आता है कि यार लाश को देखे तो हैं। तो हम दोनों भाई जाते हैं, लाश को देखते हैं। जब लाश को देखते हैं, लाश बिखर चुकी होती है सारी। उसकी बोटियाँ, उसका गोश्त अलग होने लग गया होता है और वो पहचानने के काबिल नहीं रहती। मैं तो ये था, हम तो बड़े सुकून से वापिस आए, बड़ा खुश हो गए कि जी अब तो केस खत्म, सब कुछ खत्म, डर खत्म, खौफ खत्म। तो इसी तरह हम घर आए हैं। घर आके हमने अपने बच्चों के साथ ईद मनाई है और हम अपने घर एन्जॉय कर रहे थे। आसिफ अपने घर एन्जॉय कर रहा था और मैं अपने ससुराल था। आपने मुझे उधर से गिरफ्तार कर लिया, ससुराल से और आसिफ को घर से। आपने हमारी ईद खराब कर दी है। तो अभी तो ईद खराब हो गई है। तो इसका एंड ये था कि जब तक ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये लालच ज़िंदा है, तब तक कत्लो-गारत और इंसानों का खुलेआम दरिंदों का घूमना, रिश्तेदारों की अहमियत कोई मायने नहीं रखती, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब तक लालच ज़िंदा है, कत्ल होते रहेंगे, इंसान मरते रहेंगे, जायदादों के पीछे भाई-बहन एक-दूसरे के साथ रिश्ते ख़त्म करते रहेंगे। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप अल्लाह पाक आपके रिश्तों में, बहन-भाइयों में इत्तेफ़ाक और जायदाद की लालच से दूर अता फ़रमाए। आमीन। अपने होस्ट सलीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।